नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मणिपुर में हालात सुधारने की कोशिश की जा रही है। जो तस्वीरें कल तक आईं, उसने सबको परेशान करके रखा था। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, बदहवास लोग दिखे, छोटे छोटे बच्चे और माएं उन बच्चों को ले जाते हुए दिखी, पत्थरबाजी करते हुए लोग दिखे, जलती हुई गाड़ियां दिखी। ये तस्वीरें 4 मई की। केंद्र सरकार मणिपुर में ज्यादा जवानों को भेज रहा है। सेना की भी मदद ली जा रही है। तो वहां पर स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी तीनों की टुकड़ियां वहां पर तैनात हो गई हैं। चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस है। बड़ी संख्या में जवानों की मौजूदगी से कई जगहों पर हिंसा रुकी है और यह एक अच्छी बात है। 10,000 से ज्यादा लोग लेकिन बेघर हो चुके हैं। यह एक दुख की बात है। उनके घरों को जला दिया गया है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। अब उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि इस हिंसा में लोगों की शायद जानें भी जा चुकी हों, लेकिन और भारी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार है। ऐसा नहीं है कि हिंसा पूरी तरीके से रुक गई है, लेकिन बहुत हद तक कम हुई है और इसको एक बड़ी उपलब्धि की तरह माना जा रहा है। लेकिन तनाव और तनाव भरी स्थिति अभी भी बरकरार है। इसकी बड़ी वजह सेना और असम राइफल्स का लगातार हिंसाग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च है। अभी तक सरकार ने मरने वालों की और घायलों की संख्या नहीं बताई। वहीं सेना और सुरक्षा बलों को देखकर लोगों का भरोसा बढ़ा है। वो मदद के लिए सेना के अधिकारियों के सामने जाने लगे हैं। उन्हें फिक्र है कि कहीं फिर पहले जैसे हालात ना हो जाए। अलग अलग जगह में अलग अलग लोग जो हैं वो इससे परेशान हैं। जैसे कि एक पूर्व सांसद है, उनका नाम है किम गैंगेट। उन लोगों में शामिल हैं जो चाहती हैं कि उन्हें यहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। Because this is not the Manipur I dreamt of. Today it has become like Ukraine. But in Ukraine the difference is one country is fighting against another. But here sisters and brothers of the same family. So much hatred, so much animosity. And this has touched everyone mentally, physically and economically. बिशुनपुर जिले में काफी हिंसा हुई है। यहां से लोग राहत शिविरों में जाकर रहने को मजबूर हैं। वो बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे उन्हें निशाना बनाया गया। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी लगातार मणिपुर में हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मणिपुर की राजधानी इंफॉल के इस वक्त की तस्वीरें हैं। ये कर्फ्यू चल रहा है और आप देख सकते हैं जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। इनके साथ इंडियन आर्मी है, असम राइफल्स है। तो केंद्रीय जो बल है और जो आर्मी है पूरी तरह से उन्होंने अब इस इंफॉल या फिर बाकी जो हिस्से हैं जहाँ पे कि पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, उन इलाकों में अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड है। कर्फ्यू चल रहा है, सिर्फ इंफॉल ही नहीं 8 ज़िलों में कर्फ्यू है। आज बड़ी कोई घटना की खबर नहीं है, मगर जो फोकस रहा है वो है जिन इलाकों में जो वनरेबल इलाके हैं जहाँ पे कि झड़प हो सकती है, वहाँ से लोगों को निकालना, सेफ जगह लेके जाना। और इसके साथ साथ और भी सेंट्रल फोर्सेस को एयरलिफ्ट किया गया है। इंडियन आर्मी ने गुवाहाटी और तेजपुर से फोर्सेस भी यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें ज्वाइन किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के व्हीकल या फिर कोई अगर मरीज़ जा रहा है अस्पताल उनको ही निकलने दिया जा रहा है, नहीं तो लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। और जो कोशिश रही है
भारतीय सेना और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस है कि जो इलाके हैं, इन इलाकों में जहाँ पे कि झड़पें हुए हैं, यहाँ पे अब वो शांति बहाल कर पाए और वो शांति बहाल करने के बाद नए कोई घटना ना घटे, उसके ऊपर भी फोकस रहा है। और इसलिए आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और ये है माहौल इम्फॉल का। और हमें जो खबर लग रही है राज्य के बाकी जो हिस्से हैं वहाँ पे भी इसी तरह अब एक सिचुएशन पे कंट्रोल लेने की कोशिश की जा रही है। Okay, we know that this is a difficult situation. जो घर में आग लगाता है, दुकान तोड़ता है, लूटता है, पैसा सोना सब कुछ लूट के उन लोग लेके गया है सर। It leads to violence, so it is happening suddenly. So we lock our doors, everything, and we run away. मणिपुर में जबकि आज जब केंद्रीय बल और आर्मी और जो स्टेट पुलिस सब मिलके सिचुएशन पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी देखा जा रहा है कि अक्सर रास्तों पे इस तरह के गाड़ियां जला दी जा रही है मिस्क्रियंस द्वारा। ये गाड़ी कुछ देर पहले ही जली है। इस तरह इम्फॉल में बहुत सारे रास्तों में आपको इस तरह गाड़ी पड़ी दिखेगी। राज्य के बाकी हिस्सों में भी जो लोगों की जान माल की बहुत क्षति हुई है पिछले 2-3 दिनों में, जिस तरह से ये घटना घटी है। और अभी जो फोकस है वो है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि झड़प हो सकती है, वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो जाके इन इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं। मगर छिटपुट घटना घट रही है और इस तरह के घटना, बहुत सारे घटना अभी भी मणिपुर में घट रही है। ये है मणिपुर की तस्वीरें जो आप देख सकते हैं। गांव से लोग अपने घर छोड़ के दूसरे जगह पे जा रहे हैं, जो सेफ एरिया है वहाँ पे जा रहे हैं। और बहुत सारे पॉकेट्स में मणिपुर में यही तस्वीर है। और बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग कहीं पे एक कम्युनिटी है तो दूसरे जगह दूसरी कम्युनिटी है, इसी तरह अपने गांव और अपने घरों को छोड़ के जो दूसरे जगह जा रहे हैं। कुछ जगह में आगजनी की घटना भी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी लोगों को समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रहे और हम आपको लेके जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये जो तनाव बना हुआ है पिछले 2 दिनों से मणिपुर में, इससे निपटने के लिए अब केंद्र सरकार ने और भी अधिक जो केंद्रीय बल यहाँ पे भेजा है और इसके साथ आर्मी भी यहाँ पे गश्त लगा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हाई आर्मी की प्रेजेंस है। यहाँ पे जो स्टेट फोर्सेस हैं उनके साथ इंडियन आर्मी के यूनिट्स भी हैं। फ्लैग मार्च चल रहे हैं और इस बीच लोगों को सुरक्षित जगह पे उनको निकाल के लेके जाने की भी कोशिश जारी है। मणिपुर से हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट आपने देखी और वो लगातार रिपोर्ट फाइल करते रहेंगे। और जैसे कि उन्होंने बताया कि एक तनाव की स्थिति ज़रूर बनी हुई है, लेकिन अब क्योंकि इतने भारी मात्रा में वहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है, इस वजह से हिंसा की घटनाएं बिल्कुल कम हुई हैं। उम्मीद यही रहेगी कि आगे चल कर के ये घटना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं और सामान्य जीवन वापस लोग जीने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी कोई योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर जला दिया गया है, फूंक दिया गया है। ऐसे में लोग परेशान होते हैं, लड़ाई चाहे जिसकी भी हो। और आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सुबह 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी, लेकिन इस एनकाउंटर में घायल हुए 3 जवानों को भी नहीं बचाया जा सका।
सेना के मुताबिक ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ था। राजौरी के कंडी इलाके के जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। आज सुबह 7:30 बजे यह एनकाउंटर शुरू हुआ। आतंकवादी एक गुफा में छुपे हैं। यह इलाका काफी हरा भरा है और यहां पहाड़ियां भी हैं। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में सेना के विशेष बल पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं। इससे पहले 20 अप्रैल को पुंछ जिले में सेना के ट्रक पर आतंकियों पर हमला हुआ। आतंकियों ने हमला किया था उस ट्रक पर। इस हमले में भी 5 जवान शहीद हुए थे। नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट। पिछले 2 हफ्तों से जारी आतंकियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान जो पुंछ और राजौरी में जारी था, उससे एक बड़ा दचका आज लगा है। सेना के 5 लोग, जिनमें 4 स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा कमांडोज हैं, वो आज मारे गए। केसरी पहाड़ियों जो कंडी इलाका है राजौरी के, वहाँ फौज ने ऑपरेशन शुरू किया था। 2 दिन पहले उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ आतंकी छुपे थे। आज 7:30 बजे जब वो एक सुरंग के पास पहुंचे तो वहाँ फौज का कहना है एक बड़ा धमाका हुआ। जो आतंकी थे उन्होंने कुछ एक्सप्लोसिव ट्रिगर किया, जिससे 2 फौजी वहीं मारे गए। उसके बाद 3 जो और जख्मी थे, 4 जख्मी थे, 4 में से 3 अस्पताल में दम तोड़ बैठे। ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है फौज के लिए, खासतौर पर जब वो उन आतंकियों को ढेर करने के लिए या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, मारने के लिए गए थे। जो 20 अप्रैल को फौज पे एक एम्बुश जिन्होंने लगाया, बटा दुरिया इलाका में 5 फौजियों को मारा। उसके बाद गाड़ी को आग लगाई, ट्रक को आग लगाई और जो फौज के जो हथियार थे वो लेके भाग गए। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा अभियान वहाँ शुरू हुआ मिलिटेंसी के खिलाफ। कहा जाता था पाकिस्तान से मिलिटेंट आए हैं कहीं एक, और डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने हाल ही में बताया कि 1 दर्जन के आसपास वहाँ छुपे हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब वहाँ वो पहुँचे तो एक और घटना हुई जिसमें 5 और फौजी अपनी जान खो बैठे। तो पिछले 2 हफ्तों के दौरान सेना के 10 लोग मारे गए, जिनमें 4 स्पेशल फोर्सेस के यानी पैरा कमांडोज हैं। ये इलाका जो है राजौरी और भिंबर गली और पुंछ के बीच में, ये पीर पंजाल के दक्षिण में है और ये ऐसा इलाका है जहां पर बहुत घने जंगल, बहुत पथरीला इलाका और ये पहाड़ों तक, पीर पंजाल की चोटियों तक 13,000-14,000 फीट तक जाता है। जहां पर एक बहुत मशहूर लैंडमार्क है, उसका नाम है हिल काका। वहां 2003 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, अभियान चलाया था पूरा भारत की फौज ने। उसको कहते थे ऑपरेशन सर्प विनाश, और उससे वहां से हमने पूरे टेररिस्ट को डिस्प्लेस किया था। मगर उस इलाके को पकड़ में रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन इलाकों में आप जितने ट्रूप्स लगाइए उतने कम होते हैं। अब यह है कि दोबारा इसी इलाके में, क्योंकि श्रीनगर और जो बाकी वादी का इलाका है उसमें टेररिज्म, दहशतगर्दी अब बहुत कम हो चुकी है, वहां इन्फिल्ट्रेशन भी बड़ा मुश्किल है। इस इलाके में तकरीबन इनको कुछ हद तक आसानी हो रही है इन्फिल्ट्रेशन की और इस इलाकों में पहुंचने की। इसकी वजह यह है, कुछ हद तक इसकी वजह यह है कि फौजें जो हैं इस इलाके से उनको कम किया गया है, क्योंकि पिछले 15 साल से तकरीबन इस इलाके में ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं हुई है। और यहां से ट्रूप्स जो हैं उनको ऊपर लद्दाख के तरफ भी भेजा गया है, जिसकी वजह से कुछ हद तक यहां पर कमी पेशी आई है डिप्लॉयमेंट में। अब उसको पूरा कर दिया गया है, जहां तक मेरी समझ है उसको तो पूरा कर दिया गया है। और अभी ये सीक एंड डिस्ट्रॉय के एनकाउंटर जो है वो चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। और ये आतंकवादी आते कहां से? सीमा पार आतंकवाद है। और सीमा पार से ही आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी थे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की गोवा में जो मीटिंग हो रही है उसमें विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके साथ और भी विदेश मंत्री थे, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे। लेकिन आतंक उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर हम उनकी बातों को खारिज करते हैं। यह बात, इतनी बड़ी बात बोल दी आज ऐसे दिन, जिस दिन हम देख रहे हैं कि
राजौरी में क्या हो रहा है, यह बयान दिया भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. आइए अब रुक करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में राजनीति यानी कि सियासत तेज है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इस बार सियासत उस बंगले पर है जो ज्यादातर लोगों का सपना होता है, ये बंगला बड़े न्यारा। यकीन मानिए हम तो चाहते हैं, फैक्चुअल बात यह है कि इस तरह का बंगला जो है वो सबके पास हो, हर आम आदमी इसी तरीके से। इसकी खूबसूरती देखते बनती है। फिलहाल यह सरकारी बंगला राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल इसी बंगले में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इसके रेनोवेशन में पानी की तरह पैसा बहाया गया है। इसका एक हिस्सा अभी निर्माणाधीन है, जिसकी कुछ तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज की हैं। राजनीति पर बात करेंगे पहले, लेकिन आपको उन तस्वीरों को दिखाते हैं जो बंगले की बताई जा रही हैं। और मैं बार बार ये चीज बोल दूं कि ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज की हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो गए नहीं हैं उस बंगले में, हम कैसे बोलें। तो बीजेपी द्वारा जारी की गई इन तस्वीरों में दिखता है कि कितना आलीशान बंगला है, बेहद खूबसूरत बंगला, जिसके सामने एक लॉन है। अभी थोड़ी देर में आपको एक ड्राइंग रूम दिखाई देगा। अब ड्राइंग रूम है या डाइनिंग रूम है ये तो हम नहीं कह सकते, तो ये बता भी नहीं सकते, लेकिन इसके फर्श और इंटीरियर देखने लायक है। बिल्कुल होटल की लॉबी लगती है, 5 सितारा 7 सितारा होटल की। ये ड्राइंग रूम लग रहा है क्योंकि यहां सोफे रखे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आपको दिखेंगे। चमचमाता फर्श आपका ध्यान जरूर खींचेगा। एक बार फिर दोहरा दें, तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई हैं। इस बंगले के अंदर जाने का सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर भी भव्यता का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक वीडियो, जिसके बारे में बीजेपी का दावा है कि यह भी अरविंद केजरीवाल के बंगले का ही है। आपके सामने एक दरवाजा अभी खुलेगा। यह दरवाजा है, ये इस तरीके का दरवाजा है कि आप गए और शाय से एकदम खुल गया। इसको हाथ से ढकेलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जैसे बहुत बड़े होटल में, 7 सितारा होटल में लॉबी होती है, उस तरीके से। जब आप इसके पास से गुजरेंगे तो ये अपने आप सेंस कर लेगा और खुल जाएगा, और फिर ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। हाथ से बंद करने की आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आप देखिए कैसे ये बार बार रिमोट से बंगले को खोल रहे हैं। ये दरवाजा, ये देखिए ये रिमोट है, इससे आप ये दरवाजा खोल बंद कर सकते हैं। ये भी एक प्रावधान है। अब आपके सामने बंगले के मार्बल की सफाई का एक वीडियो है। वैसे तो बंगला 1 मंजिला है, बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन असुविधा ना हो इसलिए लिफ्ट भी है जिसकी सफाई की जा रही है। बंगले का थीम देखकर लग रहा है कि व्हाइट कलर पर ज्यादा फोकस किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बंगले के रेनोवेशन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि सब कुछ ऑटोमेटिक है इस बंगले में। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया है। उनका यह भी आरोप है कि जो पर्दे खरीदे गए हैं, हर पर्दे की कीमत 3.6 लाख से लेकर के 7.9 लाख के बीच है। मैं फिर दोहराता हूं, ये दावे हैं। और इस पर पूरे मामले में बीजेपी के प्रवक्ता जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं सुधांशु त्रिवेदी का बयान। इसका आप गहरा राजनीतिक अर्थ समझिए।
ये किसी चीज को टच नहीं करते, फाइल को टच नहीं करते, सब रिमोट से चलाते हैं। कहीं सत्येंद्र जैन जी बोलेंगे से करवा देंगे, कहीं सिसोदिया जी से, और तो और पार्टी को भी टच नहीं करते। साहिब आलम के आने के साथ ही पार्टी को एक्शन में आ जाना चाहिए, उसमें भी रिमोट से कोई चीज खुद नहीं साइन करेंगे। और इस प्रकार की एक धारणा और मीडिया में समाचार हैं कि पंजाब की सरकार को भी रिमोट से ही कंट्रोल करते हैं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए वह पंक्ति लिखी गई है कि विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। दिल्ली की जनता ने एक विश्वास किया था उन बातों के ऊपर, और मुफ्त के नाम पे देने के संदर्भ में अगर मैं ये कहूं कि मुफ्त में उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को दिया है, तो यह गलत नहीं होगा जिसे हम एक पंक्ति में कहें कि धोखे की यही खासियत होती है जनाब कि यकीन के साथ अक्सर मुफ्त में मिल जाता है। तो मुफ्त में उन्होंने कुछ और दिया हो न दिया हो, मगर दिल्ली की जनता के विश्वास को अवश्य छला है। पर देखिए, ये तो सब बीजेपी के दावे हैं, बीजेपी के आंकड़े, बीजेपी की द्वारा जारी की गई तस्वीरें, बीजेपी का बयान। आम आदमी पार्टी इन आरोपों से साफ तौर पर इंकार करती है। उनका कहना है कि गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही बयान जारी करके ये कहा है कि 1942 में एक बंगला बना था और वो घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वहां 3 बार गंभीर घटनाएं हुई। एक बार मुख्यमंत्री के माता पिता के कमरे की छत गिर गई, मुख्यमंत्री के बेडरूम की छत गिरी और फिर उनके ऑफिस की छत गिरी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने नए घर के निर्माण की सिफारिश की। वो घर मुख्यमंत्री का नहीं है, सरकार द्वारा आवंटित है। आइए सुनते हैं राघव चड्ढा ने 1 मई को क्या कहा। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को और अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही को हानि पहुंचाने की, लेकिन सफल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते ये सारे शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्रियों के बंगले के रेनोवेशन पर खर्च नहीं होता, जरूर होता है, लेकिन वो इस तरह मुद्दा नहीं बनता है या बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन जाता है। आप और जगह देख लें तो उस पर पिछले हफ्ते भर से ओहापोह मचा हुआ है। अगर आप बीजेपी की मान लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तस्वीरें रिलीज हो रही है, सैटेलाइट इमेज रिलीज हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। आखिर अरविंद केजरीवाल क्या बोलते थे पहले, उसे जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें इतिहास छुपा हुआ है। जो उन्होंने बयान दिए और जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। 2013 में अरविंद केजरीवाल पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो अरविंद केजरीवाल मेट्रो से शपथ लेने पहुंचे थे। ये वो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। वो उस वक्त अपनी वैगन आर कार में ज्यादा दिखते थे। वैगन आर छोटू सी एक उनकी गाड़ी थी, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये उनकी एक गाड़ी थी जिसमें वो चलते थे कि मैं तो आम आदमी हूं, आम आदमी की तरह चलता हूं। सुरक्षा और सरकारी सुविधाओं के हमेशा वो विरोधी रहे थे। उस समय के आप अगर बयान सुन लें तो आपको पता चल जाएगा। अब आइए बात करते हैं फरवरी 2015 की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के फिर मुख्यमंत्री बने और दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला हुआ कि 1, कोई भी मंत्री लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी नहीं लेगा। 2, मंत्रियों को एस्कॉर्ट गाड़ियां नहीं मिलेंगी, यानी कि आगे पीछे पुलिस बल नहीं होगा, सिर्फ उन्हें ही मिलेंगी जिनकी सुरक्षा का एक मुद्दा हो। अरविंद केजरीवाल और मंत्रियों ने बंगला लेने से भी मना किया। पुलिस सुरक्षा तक लेने से अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था। फरवरी 2016 में जब पंजाब में बादल सरकार थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने सरकार के विधायकों के लिए गाड़ियां खरीदने पे, जो गाड़ियां खरीदी जा रही थी, उसमें 32 करोड़ रुपए खर्च करने की बहुत निंदा की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बात सिर्फ बंगले की ही नहीं है, खर्चों पर और बंगले के खर्चों पर विपक्ष जो है वो सवाल भी उठाता रहा है। फरवरी 2023 में एनसीपी नेता अजीत पवार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आवास पर खाने पीने का खर्च 4 महीने में 2 करोड़ 68 लाख रुपए हुआ। ये किसी और, आप महाराष्ट्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर कहा कि दूर से लोग मिलने आते हैं और उन्हें चाय पानी भी ना पिलाऊं, उसके लिए भी व्यवस्था ना करूं, तो ये हमारी परंपरा है और इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं तो हो रहे हैं। तो बंगले और बंगले में खर्च, ये अलग अलग राज्यों में आप देखिए लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री मंत्रियों के बंगले के मेंटेनेंस और सौंदर्यीकरण यानी कि रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन पर 13.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब आइए आपको अरविंद केजरीवाल के आम आदमी होने और बने रहने को लेकर कुछ पुराने बयान सुनाते हैं कि उन्होंने पहले क्या बोला। हम तो आम लोग हैं, हमें सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। हम राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम राजनीति में कोई विधायक बनने के लिए नहीं आए। हम आम आदमी हैं जी, हम त्रस्त आदमी हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार से दुखी लोग हैं। किसी भी हालत में भ्रष्टाचार से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, अगर ये आम है तो भगवान से गुजारिश है कि हर आदमी ठीक इसी तरीके से आम हो जाए। कौन नहीं चाहेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का आरोप प्रत्यारोप इस चीज पर है कि घर कितना सुंदर बना लिया है। अच्छे से राजसी ठाठ में रहना किसको पसंद नहीं है। केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं हैं जिन पर यह आरोप लगा है कि वो अपना घर जो है वो बहुत सुंदर बना रहे हैं। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर आरोप लगा कि जब वो घर छोड़कर गए, जब उनकी सत्ता गई और योगी आदित्यनाथ आ गए, तो उन्होंने अपने घर से अपने साथ महंगी टोटी मतलब नल, उसको हिंदी में और आम बोलचाल की भाषा में टोटी बोला जाता है, वो उखाड़ कर ले गए, फर्श तोड़ दी। ये सब उनके ऊपर आरोप लगा। इससे पहले यानी कि अखिलेश यादव से पहले रही मुख्यमंत्री मायावती की तो कंस्ट्रक्शन करवाने की एक हिस्ट्री रही है, उन्होंने इतिहास ही रच दिया। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए 86 करोड़ रुपए 13 मॉल एवेन्यू बंगले पर खर्च कर दिए। इस बंगले में वो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिफ्ट हुई। ये जानकारी समाजवादी पार्टी नेता, उस समय जो सपा में थे, अब तो वो अपनी खुद की पार्टी में है, शिवपाल यादव ने आरटीआई के जरिए ये जुटाई थी। तो अब बात बस इतनी सी है कि अगर ये आम है तो बहुत ही शुभ संकेत है, जल्द ही हम सबके घर भी इसी तरीके से कुछ हो जाए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। हरीश खुराना प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं अपने दर्शकों को साफ साफ ये बता दूं, इस बहस के लिए हमने आम आदमी पार्टी से एक आधिकारिक रूप से प्रवक्ता की गुजारिश की, उन्होंने प्रवक्ता नहीं भेजा इस बहस के लिए, लेकिन परविंदर सिंह सेठी जी हैं, वो अपना मत जरूर रखेंगे। मैं सबसे पहले आपके पास हरीश खुराना जी आना चाहता हूं। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि अपना बंगला रेनोवेट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि 1942 का घर है, अब मैं टूटे फूटे घर में थोड़ी रहूंगा। हम लोगों के घर में भी जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसे रिपेयर कराते हैं ना भाई, और फिर ये होता है कि थोड़ा मतलब हाथ पांव खींच करके देखें कि कुछ अच्छा नया डिस्टेंपर लगवा लें, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवा लें, एक अलमारी बनवा लें। तो बड़ी आम आदमी टाइप की चीज है। संकेत जी, दो एस्पेक्ट हैं जो अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का पक्ष ये है कि छत टूट गई थी इसलिए इसका रिपेयर कराना था। आप रिपेयर कराते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कराना भी चाहिए, मुख्यमंत्री और उनके परिवार की सेफ्टी का सवाल है। लेकिन रिपेयर के नाम पर अभी आप दिखा रहे हैं, आपकी तस्वीर पे चल रहा है ऑटोमेटिक दरवाजा जो है, सेंसर वाले दरवाजे। आप उसके पीछे किचन देखिए, कितनी बड़ी किचन है। आपने देखा कि 7.5 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए आपने टाइल्स और उसके ऊपर मार्बल्स के ऊपर, या 8.5 लाख के पर्दे लगा दिए। सवाल इस चीज का उठता है कि एक रिपेयर, क्या रिपेयर उस पर्दों से ठीक होगी क्या?
8.5 लाख के पर्दों से ठीक होगी या 7 करोड़ के मार्बल से होगी? 4.5 लाख के आपने टॉयलेट के कम्बोर्ड ले लिए, आपने जिस प्रकार से लिफ्टें अच्छा हरीश जी मुझे ये बताइए, ये इसका प्रमाण क्या है? ये जो आप दाम एमआरपी कोट कर रहे हैं, सब डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है, हमने सब कुछ दे दिया है। एलजी साहब के पास भी ये डॉक्यूमेंट हमने पहुंचा दिए हैं, हाँ। विद प्रूफ दिए हैं, हमने कोई हवा में बात नहीं करी है। हाँ। और देखिए इस बात का सबूत, इस बात का ये इससे बड़ी प्रमाणिकता क्या मिलेगी? 1 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जब सीरीज ऑफ हम लोगों ने सबूत पेश कर दिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबूत पेश कर दिए, उसके बाद कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता कोई नहीं आया। सवाल इस चीज का सेकेंड एस्पेक्ट ये नैतिकता का एस्पेक्ट जरूर आता है। ये वही मुख्यमंत्री आप अपने उसमें पैकेज में भी दिखा रहे थे कि वही मुख्यमंत्री है जो 2013 के अंदर एक एफिडेविट देते हैं कि मैं बंगला नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो सिर्फ 3 या 4 कमरे का लूंगा। आज सवाल ये उठता है संकेत भाई कि जिस प्रकार से 45 करोड़ रुपए सिर्फ रेनोवेशन के नाम पे खर्च कर दिए गए, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? ठीक है, चलिए परविंदर सिंह सेठी जी, कैसे इसको जस्टिफाई किया जाएगा? अगर इसी तरीके से आम आदमी है तो फिर तो भगवान करे हर आम आदमी ऐसा हो जाए। देखिए, जो भी संवैधानिक पदों पे हैं उनके ऊपर लग्जरी पे पैसे खर्चने के समर्थन में मैं नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ये इन्होंने आधा सच और आधा झूठ दिखाया है और उसकी एक फिल्म बना के दिखा दी है। वो तो जांच के बाद पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। जिस प्रकार आपने ब्यौरा दिया अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, उन्होंने कितना खर्चा करा। जो अरविंद केजरीवाल जी थे, जो मुख्यमंत्री के जब यहाँ पे घटनाएं होती हैं उसके बाद पीडब्ल्यूडी उसकी ऑडिट करती है और वो रिकमेंड करती है कि इसको बनाया जाए या रेनोवेट करा जाए उस प्रकार से। नहीं, देखिए एक तो देखिए रेनोवेशन, सेठी जी देखिए ऐसा है, रेनोवेशन हम सामान्य रूप से भी करा सकते हैं, प्लास्टर करवा लें, पेंट करवा लें, ठीक है। अब क्योंकि पार्टी के नाम में ही आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी इसी तरीके से रेनोवेट कराएगा ना अपने घर को। आम आदमी ये थोड़ी कर लेगा कि मैं संगमरमर का मार्बल लगा लूं, मैं ऑटोमेटिक दरवाजा लगा लूं। नहीं, ये तो इन्होंने फिल्म बनाई है ना। मैं कह रहा हूँ कि निजी आवास तो है नहीं, मुख्यमंत्री का आवास है, परमानेंट रेजिडेंस है नहीं। आज वो मुख्यमंत्री है, कल को कोई और मुख्यमंत्री तो आएगा। अच्छा समझ गया मैं, यानी कि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कल को अगर कोई और मुख्यमंत्री बना तो वो रहेगा इसमें। संकेत में इसका जवाब देना देखिए ना, अभी प्रधानमंत्री जी का जो आवास है 1300 संकेत में जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद 92 करोड़। ठीक है, हरीश खुराना, 12 करोड़ हरीश खुराना यहाँ पर जो बात कह रहे हैं सेठी जी, वो कह रहे हैं कि ये देश को समर्पित है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे जो भी बैठेगा उसको समर्पित है, संकेत अरविंद केजरीवाल को नहीं। संकेत, मेरे मित्र परमिंदर जी झूठ बोल रहे हैं, मैं उसको प्रमाण दे देता हूं। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनका निवास स्थान था 33 शामनाथ मार्ग, जो 100 मीटर दूर है विधानसभा से। उसके बाद साप सिंह वर्मा जी आए, उनका निवास स्थान था 9 नंबर शामनाथ मार्ग। उसका शीला दीक्षित जी आई, जो शीला दीक्षित का पहले 5 साल का जो टेन्योर था वो था AB 17, जो आज मनीष सिसोदिया का रेजिडेंस था, जो अब आतिश जी का रेजिडेंस हो गया। उसके बाद 10 साल वो रेजिडेंस में रही, जनपद रोड के ऊपर उनका घर था, जो आज मनमोहन सिंह जी जहां रहते हैं। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं है सीएम का, पहली बात। दूसरी बात ये क्या है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि जो जिस रेजिडेंस में अभी रह रहे हैं वो एक किराए का बंगला है, एक इंडिविजुअल से लिया हुआ। सवाल ये है कि इसलिए जो झूठ बोलने की है कि वो तो एक सीएम है, सीएम हाउस बनाया जा रहा है, सीएम हाउस नहीं बनाया जा रहा है। परमिंदर जी जल्दी से आपका जवाब। सेकंड, दूसरी बात 10 सेकंड। राणा जी सही कह रहे हैं, जिस आवास में मुख्यमंत्री रह रहे हैं उसको मुख्यमंत्री आवास के ही कहा जाएगा, और आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं सेठी जी देखिए, यहां मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जिस पार्टी के नाम में आम आदमी हो, राजनीतिक परसेप्शन का खेल होता है, छवि, और आम आदमी पार्टी जिसके नाम में आम आदमी हो और उसके जो संयोजक हैं उनका इतना बड़ा बंगला बन रहा हो कथित तौर पर, तो फिर ये क्या छवि प्रस्तुत करता है? 2 ही तरीके हैं देखिए। अगर उन्नका कुछ ऐसा एम्बिशन होता तो 9 साल तक वो मुख्यमंत्री थे, 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जो पीडब्ल्यूडी के अनुसार उन्होंने इस प्रकार से बनाया गया है, ये जांच का विषय, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो पहले कभी शराब घोटाला, कभी मुख्यमंत्री आवास, ये जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है 2024 के चुनावों की लिखी जा रही है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि 13 दिन हो गए, खिलाड़ी जंतर मंतर पे हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। ना आप देश के जवान की आवाज सुनते हो, ना किसान की आवाज सुनते हो, ना खिलाड़ी
जो देश में आपका आरोप यह है कि डाइवर्जन करने के लिए ये मुद्दा उठा लाए। नहीं, मैं कह रहा हूं ये भी लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए मुद्दा उठा लाए, ये आरोप है ना आपका? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने संसार के अंदर देश का नाम रोशन किया, उसका जो कल्प्रिट है उसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। वक्त खत्म हो गया है, आप डिबेट कर रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, बहुत लंबी बहस नहीं करनी। मेरे ख्याल से दर्शक समझदार हैं और दर्शक जान गए हैं कि कौन क्या बात कहना चाह रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना मत आप खुद बनाइए कि ये ठीक है या गलत है, इस पर और कोई विशेष टिप्पणी नहीं करनी। आइए रुक करते हैं दिल्ली की ही एक दूसरी खबर का। तिहाड़ जेल, सबसे सुरक्षित जेल, उसमें टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का सीसीटीवी फुटेज कल भी सामने आया था और आज फिर सामने आया। कल के फुटेज में आप देख रहे थे कि किस तरीके से बेरहमी से चाकू घोंप घोंप कर हत्या की गई, और आज जो फुटेज सामने आया है वो तो हद ही हो गई, क्योंकि आज के फुटेज में ये जो हत्या हो रही है, जब पुलिस शरीर को बाहर लेकर के आई तो उसके पुलिस की मौजूदगी में हम देख रहे हैं कि लगातार ये सारे अपराधी आते हैं और चाकू घोंपते चले जाते हैं और पुलिस वहां पर डर रही है। तो एक भी पुलिस का आदमी जो है, जो इस तरफ खड़े थे दूर की ओर, वो पास नहीं जा रहे हैं। कुछ पुलिस वाले जरूर हैं, वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकांश पुलिस वाले दिख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या इस तरीके से जेल में स्थिति है कि कोई चाकुओं से गोद देगा, आपकी मौजूदगी में गोद देगा और आप कुछ नहीं करेंगे। इसमें कार्रवाई भी हुई है। 3 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, 4 वार्डन को डीजी तिहाड़ ने सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा 3 वार्डन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी शुरू हो गई है। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के 9 जवानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी ने कमांडेंट से कहा है। तो आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, और वो है रूस और यूक्रेन। अब दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो बम बारूद ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन क्या हो अगर हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएं कि ये बम बारूद के अलावा भी लड़ाई हो रही है दोनों देशों, उनके बीच में समझौते के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। दोनों देशों की सेना हमले कर रही है एक दूसरे पर, लेकिन अब मामला इतना आगे बढ़ गया है कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हाथापाई हो जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। हुआ ये कि यूक्रेन की अधिकारी कुछ बोल रही थी, तभी रूस की तरफ से एक अधिकारी ने उनका झंडा फाड़ दिया, पीछे से गए मंच पर और झंडा उखाड़ करके ले आए। फिर यूक्रेन के एक अधिकारी ने रूस के अधिकारी को जोर से धक्का मार दिया। मतलब लात घूंसा चल रहा है दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच। दूसरे लोग सामने आए और फिर किसी तरीके से दोनों को अलग किया गया। लगातार ये सारी चीजें चलती जा रही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों की खबर में खबरों का सिलसिला जारी रहे।